तो आज हमारे हाथ में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी, उसने कहा था। हाँ, ये कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। और आज देखिए 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में इसे आज भी एक मील का पत्थर माना जाता है। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ऐसा क्या है इस कहानी में जो आज भी पाठकों को, आलोचकों को, सबको अपनी तरफ खींचती है। सही बात है। तो हमारे पास कहानी का मूल पाठ तो है ही, साथ में कई साहित्यिक विश्लेषण भी हैं। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इसके पन्नों में क्या राज छिपे हैं। कहानी की शुरुआत होती है अमृतसर के एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले बाजार से। और लेखक ने जो माहौल बनाया है वो कमाल का है। हाँ, वो बम्बू काट वालों की बोली, बचो खालसा जी, हट जी ने जोगिए, ऐसा लगता है जैसे हम वहीं पहुंच गए हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि बड़े शहरों की कर्कश भाषा के मुकाबले ये मरहम जैसी लगती है। मरहम जैसी, बिल्कुल सही कहा। ये माहौल बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि कहानी का जो दिल है वो इसी माहौल में धड़कना शुरू होता है। और यहीं पर हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार पहली बार मिलते हैं। एक 12 साल का लड़का लहना सिंह और एक 8 साल की लड़की। लड़का अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया है और लड़की रसोई के लिए बड़ियां। बहुत ही आम सी बात है। हाँ, और यहीं पर लड़का बड़ी शरारत से उससे एक सवाल पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? यानी संगाई हो गई। और लड़की का जवाब धत कहकर भाग जाती है। ये इतना असली लगता है ना? कोई ड्रामा नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं। और ये सिलसिला फिर चलता रहता है करीब महीने भर। जब भी मिलते हैं लड़का वही सवाल पूछता है और लड़की का वही जवाब। ये बचपन का जो एक मासूम सा लगाव है, वही कहानी की नींव बनता है। लेकिन फिर एक दिन सब बदल जाता है। हाँ, एक दिन लड़के के उसी सवाल पर लड़की का जवाब अलग होता है। वो अपनी उम्र से ज्यादा गंभीरता से जवाब देती है, हाँ हो गई। और सबूत के तौर पर अपना रेशमी फूलों वाला सालू दिखाती है। लहना सिंह के लिए ये एक झटके जैसा था। और उसका जो रिएक्शन है वो देखने वाला है। वो घर लौटते हुए जैसे आपा खो बैठता है। एक लड़के को नाली में धकेल देना, एक खोमचे वाले की पूरी कमाई गिरा देना, सब्जी के ठेले में दूध उड़ेल देना। ये क्या दिखाता है? ये उसके अंदर का गुस्सा है ना? बिल्कुल, ये उसकी बेबसी और निराशा का एक तरह से विस्फोट है। वो उस लड़की पर तो गुस्सा नहीं कर सकता, तो दुनिया पे निकाल रहा है। यहीं से हमें उसके किरदार की एक झलक मिलती है कि वो कितनी गहराई से महसूस करता है। सही बात है। तो यहाँ अमृतसर में एक दिल टूटने की बहुत ही निजी कहानी है, और फिर लेखक एक झटके में हमें 25 साल आगे ले जाते हैं। हाँ, और दुनिया भी बिल्कुल अलग। अमृतसर की गलियों से सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर, फ्रांस की बर्फीली खंदकों में। ये जो छलांग है, ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा साहित्यिक प्रयोग था, जिसे हम आज फ्लैशबैक कहते हैं। और फ्रांस का माहौल अमृतसर से एकदम उल्टा। भयानक सर्दी, पिंडलियों तक कीचड़ और हर पल मौत का साया। कहानी में एक सैनिक कहता भी है, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। इस माहौल में हमें मिलता है हमारा वही लड़का लहना सिंह, जो अब 77 सिख राइफल्स में जमादार है। यहाँ कहानी का सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब ये लोग वहां लड़ क्यों रहे थे? हाँ, लहना सिंह जैसे हजारों किसान आखिर अंग्रेजों की तरफ से लड़ने क्यों गए थे? कहानी में एक लाइन आती है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे? इसका क्या मतलब हुआ? मुरब्बे यानी जमीन के चौकोर टुकड़े, जो ब्रिटिश सरकार सैनिकों को बहादुरी के इनाम में देती थी। अच्छा, तो मतलब ये लोग सिर्फ किसी राजा के लिए नहीं बल्कि जमीन पाने की उम्मीद में भी लड़ रहे थे। हाँ, एक बेहतर भविष्य का सपना था। गुलेरी जी ने युद्ध की महिमा नहीं गाई है, उन्होंने उसकी क्रूर सच्चाई दिखाई है। और उस क्रूर सच्चाई के बीच भी लहना सिंह का जो स्वभाव है वो नहीं बदलता। बिल्कुल। खंदक में सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह, वो बीमार है। और लहना सिंह उसे ठंड से बचाने के लिए अपने दोनों कंबल और अपनी जर्सी तक उसे दे देता है। और खुद सिगड़ी के सहारे कीचड़ में रात गुजारता है। ये उसका स्वभाव है, दूसरों की परवाह खुद से ज्यादा करना। और फिर कहानी की दोनों कड़ियां जुड़ती हैं। एक फ्लैशबैक आता है फौज पर जाने से ठीक पहले का। लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के गांव से होकर गुजरता है और सूबेदार उसे अपने घर ले जाता है और कहता है कि उसकी पत्नी यानी सूबेदारनी उसे जानती है और मिलना चाहती है। लहना सिंह हैरान है कि वो सूबेदारनी को कैसे जान सकता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है। वही लड़की जिससे वो 25 साल पहले अमृतसर में मिला था। और वो मुलाकात, उफ,
वो कहानी का दिल है सूबेदारनी उसे एक और भूली हुई बात याद दिलाती है। कि कैसे बचपन में लहना ने उसे एक बेकाबू तांगे से बचाया था। हाँ, और फिर वो रोते हुए अपना आंचल पसार कर उससे एक वचन मांगती है। वो कहती है, मेरे तो भाग फूट गए। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ। जैसे तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, वैसे ही इन दोनों को बचाना। इन दोनों यानी अपने पति और अपने बेटे को। ये मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। यही वो पल है जहां से कहानी का शीर्षक आता है, उसने कहा था। बिल्कुल, इसी एक वादे ने लहना सिंह के सैनिक कर्तव्य को प्रेम, त्याग और बलिदान के एक महान कार्य में बदल दिया। अब वो सिर्फ एक जमादार नहीं है, अब वो एक वचन का वाहक है। उसका जीवन का लक्ष्य ही बदल गया है। चलिए अब वापस फ्रांस की खंदक में लौटते हैं। एक रात एक जर्मन अफसर आता है अंग्रेज लेफ्टिनेंट साहब का भेष बदलकर, और वो सूबेदार को एक नकली हुक्म देकर टुकड़ी के साथ कहीं और भेज देता है। उसका प्लान साफ था, ज्यादातर सिखों को दूर भेजकर बचे हुए लोगों पर हमला करना और खंदक पर कब्जा कर लेना। लेकिन लहना सिंह की नजरें बहुत तेज हैं। हाँ, वो नकली अफसर की गड़बड़ियों को पकड़ लेता है। जैसे वो उसे सिगरेट पीने को कहता है जबकि सिख तंबाकू नहीं पीते, और वो किताबी उर्दू बोलता है, और शिकार की झूठी कहानियां। हाँ, कि नीलगाय के सींग 2-2 फुट के होते हैं। लहना सिंह तुरंत समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। और यहाँ उसकी हाजिर जवाबी देखने लायक है। वो घबराता नहीं है बड़ी चालाकी से वजीरा सिंह को बेचकर सूबेदार को वापस बुलाता है और अकेले ही दुश्मन का सामना करने की तैयारी करता है। जब वजीरा सिंह करता है कि हम तो बस 8 लोग हैं, तो उसका जवाब देखिए। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। क्या आत्मविश्वास है! ये उस वक्त सिख रेजिमेंट के जज्बे को दिखाता है। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। नकली अफसर लहना की जांघ में गोली मारता है, पर लहना उसे मार गिराता है। पर तभी 70 जर्मन सैनिक खंदक पर धावा बोल देते हैं और लहना सिंह अपने 8 साथियों के साथ उनका मुकाबला करता है। और ठीक मौके पर सूबेदार हजारा सिंह की टुकड़ी वापस आ जाती है। वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा की जयकारे गूंजते हैं। और जर्मन सैनिक 2 पाटों के बीच में फंस जाते हैं। सिख जंग जीत जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में लहना सिंह की पसली में एक और गहरी गोली लग चुकी है। और वो ये बात सबसे छिपा लेता है। अपने घाव पर गीली मिट्टी लगाकर साफा कसकर बांध लेता है ताकि किसी को पता न चले। क्यों? क्योंकि उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। उसका दर्द, उसकी चोट, उसके वचन के सामने छोटी है। उसे ये पक्का करना है कि सूबेदार और बोधा सिंह सुरक्षित रहें। और जब घायलों को ले जाने के लिए गाड़ियां आती हैं, लहना सिंह, जो खुद मरने की हालत में है, जिद करके घायल बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह को गाड़ी में बिठा देता है। सूबेदार उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता, पर लहना उससे सूबेदारनी की सौगंध देता है। यह त्याग की पराकाष्ठा है। वो उन्हें सुरक्षित भेज रहा है, ये जानते हुए कि शायद वो खुद सुबह नहीं देख पाएगा। और जाते जाते वो सूबेदार से अपना अंतिम संदेश कहता है। जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि जो मुझसे उसने कहा था वो मैंने कर दिया। एक बहुत ही साधारण वाक्य है, लेकिन इसमें भावनाओं का एक पूरा समंदर छिपा है। ये निस्वार्थ प्रेम का चरम है। लहना सिंह का प्यार कुछ पाने का नहीं है, उसका प्यार उस वादे को निभाने में है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस एक संतुष्टि की उसने अपना वचन पूरा किया। और फिर वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह दम तोड़ देता है। मरते हुए उसकी यादें फिर से अमृतसर के उसी बाजार में लौट जाती हैं। हाँ, उसकी आंखों के सामने युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि अमृतसर का वही बाजार घूम जाता है। वही 8 साल की लड़की, वही सवाल, तेरी कुड़माई हो गई। उसका जीवन जहां से शुरू हुआ था, एक तरह से वहीं आकर खत्म होता है। ये दिखाता है कि उसकी पूरी जिंदगी का केंद्र बिंदु, उसकी सबसे कीमती याद, वही एक मुलाकात थी। युद्ध, बहादुरी, जमादारी, ये सब उसके लिए बाहरी चीजें थीं। अंदर से वो आज भी वही 12 साल का लड़का था। और कहानी का अंत, वो तो दिल पर चोट करता है। हाँ, अखबार की वो छोटी सी खबर। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77, सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। एक इंसान का इतना बड़ा बलिदान, उसकी पूरी कहानी सरकार के लिए बस एक नंबर, एक आंकड़ा बन के रह जाती है। और यही युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी है। ये व्यक्तिगत कहानियों को निगल जाता है। लहना का बलिदान व्यक्तिगत स्तर पर महान है, लेकिन युद्ध के बड़े परिप्रेक्ष्य में वो सिर्फ एक नंबर है। तो उसने कहा था, सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह प्रेम, कर्तव्य, त्याग और युद्ध की कठोर वास्तविकता की कहानी है। बिल्कुल, और अपनी मनोवैज्ञानिक गहराई और नवीन शिल्प के कारण ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह कहानी एक और सवाल भी तो उठाती है ना? हाँ, कि लहना सिंह जैसे हजारों भारतीय सैनिक एक ऐसे युद्ध में अपनी जान दे रहे थे जो उनका अपना नहीं था। वे एक साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे जिसने उनके अपने देश पर कब्जा किया हुआ था।
इसमें एक गहरी विडंबना छिपी है। सही कहा। लहना की कुर्बानी निजी तौर पर महान है, लेकिन एक बड़े ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो सवाल बहुत हैं। और अंत में हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, लहना सिंह का ये बलिदान किसके लिए था? प्रेम के लिए या कर्तव्य के लिए? या फिर क्या सच्चा प्रेम और सच्चा कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां एक को दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता?